वामपंथ की कब्र खुदेगी डीडीयू की धरती पर बोलने वाले पहले तो कम्युनिज्म को पढ़ लें। विश्वविद्यालय में आप हमको लतियाएंगे, आप प्रधानी माँ के पैर दबाएंगे। यूपी के विश्वविद्यालयों में सवर्ण कुलपतियों का बोलबाला 90%। देखिए सवर्ण। जब तक अपना हक अधिकार हम ले नहीं लेंगे तब तक हम भाजपा और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ने वाले। 19 मार्च से पहले इस देश का बहुजन सड़कों पे होगा और यकीन मानिए यूजीसी लागू होकर रहेगा। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलघर के अंबेडकर छात्रावास में और यहाँ छात्रों से हम बातचीत करना चाहेंगे। आज संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर यहाँ कुछ कार्यक्रम किया गया है, तो आइए बातचीत करते हैं। क्या जानकारी देंगे? शिवशंकर बोल रहे हैं। आज संत शिरोमणि संत रविदास जी के 649वीं जयंती के अवसर पे आज हम लोगों ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक चेतना एवं उत्थान को लेकर, बहुजन समाज को लेकर आज हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे थे और उस विचारों पे संगोष्ठी हम लोगों ने किया। उसके साथ हम लोगों ने एक संगठन का आधारशिला रखा, नींव रखा। मूल निवासी आदिवासी आर्मी, बहुजन में तमाम मूल निवासी आ जाता है। हम इस देश के रहने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से तमाम समय समय पर जातिवाद की मानसिकता, उच्च शैक्षिक संस्थाओं से लेकर तमाम चुनावों को लेकर जो लगातार व्यवस्थाएं आ रही हैं, लगातार बातें आ रही हैं, उन सबों को लेकर मुझे ये महसूस हुआ कि एक सामाजिक संगठन होने की बहुत आवश्यकता है, एक प्लेटफॉर्म होने की बहुत आवश्यकता है। उस सामाजिक संगठन होने के कारण हम बहुजन में एससी और एसटी को एक साथ जोड़ पाएंगे, 85% की बात कर पाएंगे और उस 85% में हम लोगों को बताएंगे कि कैसे छात्र संघों में लोग आगे बढ़े, कैसे प्रधानी बीडीसी में लोग आगे बढ़े। उस बहुजन समाज, उस मूल निवासी की बात करेंगे, उस आदिवासी की बात करेंगे कि एक आर्मी के रूप में जब कहीं अन्याय होगा, कहीं अत्याचार होगा, जैसे गोरखपुर में प्रियंका भारती के साथ घटना होने का काम किया तो शिवशंकर गौड़ को उठाया गया, कहीं किसी को अरेस्ट किया गया, कहीं किसी के साथ शोषण उत्पीड़न हुआ, तो हम लोग संगठन रूप में लड़ने का काम करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। यूजीसी ने नियम बनाया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे सामंतवादी लोग हैं, दक्षिणपंथी ताकतें कौन लोग हैं ये पूरा देश जानता है। कौन लोग सामंतवादी सोच के हैं, किन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली करके आज इस देश के, जो हमारा देश है, हम मूल निवासी यहाँ के, आज देश के कोर्टों में, बड़े बड़े घरानों में, राजा महाराजाओं में रहकर आज सत्ता के शीर्ष पर कौन लोग बैठे हैं? सब सामंतवादी लोग बैठे हैं। तो निर्णय भी उस पक्ष में होगा। लेकिन आप लोग का सवाल में एक बात और छुपा हुआ है कि यूजीसी के विरोध में और पक्ष में चेहरा दिख गया बहुत सारे लोगों का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों के साथ कि बहुत ये नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और पंचायत के चुनाव में बहुत सारे लोग लिखे कि यूजीसी काला कानून है, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय में आप हमको लतियाएंगे, आप प्रधानी माँ के पैर दबाएंगे। यहाँ आप हमारा मौखिक नंबर कम कर देंगे, वहाँ बीडीसी बन के, ब्लॉक प्रमुख बन के हमारे कपारे बैठ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए? दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वीकार करते हैं, हम आदर करते हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, हम पुनः विचार करेंगे। हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। लेकिन मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूं कि नगर पंचायतों के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में तय कर लेना व्हाट्सएप फेसबुक में किन किन लोगों ने विरोध में लगाया था। अरे पीएचडी, चमार का बेटा पीएचडी बहुत मुश्किल से कर पाता है। पासी का बेटा, धोबी का बेटा, गौंड का बेटा बहुत मुश्किल पीएचडी कर पाता। आप बात समझिए। सोनकर खटिक हो गया, निषाद हो गया, यादव हो गया, मौर्य हो गया, निषाद, मल्ला, ये सब बहुत कम कर पाते हैं। आप देखिए कि यूजीसी का एक नियम बना जो सही है। रोहित वेमुला मारा गया, तमाम सुधार्थी डॉक्टर मारे गए। वो एक मुस्लिम लड़का था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जेएनयू का, अखलाक नाम था, क्या नाम था, अखलाक, उसकी लाश तो आज तक नहीं मिली, उसकी अम्मा रोती रह गई। नजीब, आज तक नहीं मिला। तो ये दक्षिणपंथी ताकतें हैं, ये राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं। आप तय करना कि कौन लोग आपके साथ थे। चुप खामोश भी रह जा सकता था। आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप हमको नंबर नहीं देना चाहते, आप हमको डॉक्टर बनते नहीं देखना चाहते, आप नहीं चाहते हम प्रोफेसर बन जाए, दरोगा बन जाए, सिपाही बन जाए, लेखपाल बन जाए। आप नहीं चाहते हो कि कुर्मी, कोहाल, लोहार, भाई, बिलदार, पासी, धोबी, चमार आगे बढ़े। आप ये नहीं चाहते हो। 80-82 सीट पर अगर आरक्षण नहीं होता विधानसभा में तो आप वहां भी जाने नहीं देते। प्रधानी में आप किसी दारू पीने वाले को खड़ा कर देंगे आरक्षण में। अरे दम है तो किसी अच्छे सवाई नाय के लोगों को लड़के देखो। क्या कहेंगे आप? भीम आर्मी से हैं आप, तो चंद्रशेखर जी तो फुल सपोर्ट में हैं। हम लोग फुल यूजीसी के सपोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आने का इंतजार, फैसले का आने का इंतजार किया जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगी वो तो जो है कि चूंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो स्वीकार करेंगे। लेकिन
क्या जो है कि हमारे गांव का, हमारे समाज का जो है कि अंतिम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये तो उस पर जो है कि निर्भर करता है। आने वाले चुनाव में जो है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने एक छोटा सा कानून जो है कि समर्थन में बना, जिससे कि तमाम ऐसे दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोग जो यूनिवर्सिटियों में गए, पीएचडी करने गए, तमाम जो है कि जाति उत्पीड़न होता है। मैं दूसरे की बात नहीं करना चाह रहा हूं कि एक बार एक घटना आपसे मैं बताऊंगा कि मैं इंटर में पढ़ रहा था। जात कहाँ पर है, मैं इंटर में पढ़ रहा था और मेरा होमवर्क एक छोटा सा जो है कि नहीं पूरा था। उसको लेकर के एक हमारे जो है कि लेक्चरर साहब जो है कि हम पर कमेंट पास क्या किया, उस समय बसपा की सरकार थी, उन्होंने जो है कि हम पर कमेंट किया कि अरे का करे, कवन जरूरत या तोहके पढ़ लेके, अरे बहन जी तुहार वहाँ बटले बाटिन, आरक्षणवा तुहार बटले बा। तो इस तरह की भावना जो विश्वविद्यालयों में है, तमाम जो है कि बड़े शैक्षणिक संस्थानों में है, उसको सही करने के लिए कानून आया। तो इस देश में जो है कि इस देश में जो सामंती लोग हैं वह लोग सड़क पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। हम लोग जो है कि यूजीसी के पक्ष में है और इस तरह के देश में कानून बनने चाहिए जिससे कि समाज को बराबर किया जा सके। आने वाले समय में क्या करेंगे, एएसपी क्या करेगी? वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो संगठन का आदेश होगा उसको जो है कि हम लोग जमीन पर ठीक ले है, जाएंगे। आप क्या जानकारी देंगे? भैया यूजीसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। यूजीसी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लागू करके बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद कुछ समय बाद सवर्ण भाइयों ने विरोध किया, जबकि उनको विरोध नहीं करना चाहिए था। समानतावाद सबके लिए है और विरोध करके खुद फंस गए हैं सवर्ण भाई। अब ओबीसी जागरूक हो रहा है और जितना ओबीसी जागरूक हो रहा है उतने नुकसान जो है सवर्ण भाइयों को होगा कि उनको नमस्ते नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, जो उनका राजपाट चल रहा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उससे भी बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के कर दी है। पूछिए कैसे? इसलिए कि जितना दिन कोर्ट में मैटर चलेगा उतना ही ओबीसी जागरूक होगा। जितना दिन कोर्ट में आप मैटर चलाएंगे लपेट लपेट के, उतना ही ओबीसी का जो जाति है, जो भी मतलब थोड़ा सा एससी से मतलब जागरूकता में कमजोर हैं, एससी वाले तो थोड़ा सा जागरूक हैं अधिक, ठीक है, लेकिन ओबीसी जितना कम जागरूक है उतना और आगे बढ़ेगा। ठीक है, इससे नुकसान जो है, इसलिए हमारा हाथ जोड़ के भैया, विनम्र हाथ जोड़ के मेरे सवर्ण भाइयों से निवेदन है कि आप लोग ये जो है आंदोलन वगैरह बंद कर दीजिए, आप लोग लागू करवा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले से भी SC ST का लागू का दुरुपयोग नहीं होता है और इससे सब लोग मजबूत हैं। ठीक है, तो आप लोग विरोध मत करिए, ये देश सबका है, समान रूप से रहिए। ये थोड़ी है कि आप अधिक में रहेंगे, हम कम में रहेंगे, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहिए। और यही नहीं है कि हम लोग इसमें महिलाएं हैं, ओबीसी SC सब लोग को मिलकर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो रही है क्या इस मुद्दे पे, और छात्र राजनीति में पिस रहा है? एकदम बीजेपी तो राजनीति कर ही रही है। पहले हिंदू मुसलमान करती थी, अब इस समय कर रही है SC ST OBC और जनरल वाला राजनीति खेल रही है। यूजीसी बिल जो आया है वो बिल से समझिए पीड़ा किसको हुई है? पीड़ा जनरल वालों को हो रही है। जनरल में किस वर्ग जाति को ज़्यादा हो रही है? आज आप देख रहे हैं सड़कों पे कौन विरोध में उतर रहा है? ये ब्राह्मण जो हैं ये उतर रहे हैं, और अपने तो उतर ही रहे हैं और कुछ और जातियों को जनरल में उतारने का काम कर रहे हैं, जिनका इसमें नुकसान किसी भी जनरल का नहीं है। जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनके लिए ये कानून बना है। अब डर उसी को है, अगर मान लीजिए जो चोर रहेगा, अगर चोर के ऊपर कोई कानून बनता है तो चोर को ही डर लगेगा कि चोर का हाथ पैर काट दिया जाएगा, ऐसा कानून बना है। तो चोर हमेशा भय में रहेगा कि ऐसा कठोर कानून न बने कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो। अत्याचार क्योंकि वो तो चोरी करना छोड़ेगा नहीं। तो जो जातिवादी मानसिकता के जो मनुवाद के समर्थक हैं सब, तो उनके अंदर से ये जाने वाला नहीं है। इसीलिए भाजपा ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लाया है, क्योंकि वो विश्वविद्यालय में ये सर्वे कराया है, देखा है कि कितना शोषण SC ST OBC समाज का होता है। उसी के लिए वो यूजीसी बिल को लाया कि उनका शोषण न हो पाए, ऐसे जातिवादी लोगों के ऊपर लगाम लग जाए कि वो लोग शोषण करने के बारे में सोचें। तो इसीलिए इस कानून का हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं, और जो इसके खिलाफ हैं वो लोग तो विरोध में। फिलहाल अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो आप लोग इसके आगे क्या करेंगे? इसको कैसे मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा इसमें बनाना नहीं है, मुद्दा तो वही है, यूजीसी बिल को लागू कराना है। इसके लिए हम लोग को कितना भी आंदोलन करना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, अपने हक अधिकार को
लेकर ही हम लोग मानेंगे। जब तक अपना हक अधिकार हम ले नहीं लेंगे तब तक हम भाजपा और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कॉलोनियल सिस्टम से जो जज बने हुए हैं वही तो फैसला लिए हैं कि मान लीजिए सूर्यकांत जो हैं उन्होंने, हाँ वो जो हैं तो वो तो एक तरह बीजेपी के इंटरनल रूप से काम कर रहे हैं। बीजेपी एक तरह इस बिल को लाती है जातिवादी मानसिकता की वजह से लाती है कि आपस में लोगों को लड़ाने का काम करे, क्योंकि साउथ साइड में चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए और 2027 में यूपी का चुनाव है तो वो वोट को लुभाने के चक्कर में ओबीसी का वोट लेने के लिए वो इस कानून को लाया, पर लाया भी है तो लागू क्यों नहीं करा पा रही है? क्योंकि उसको वोट चाहिए, राजनीति इस पे करना है और वो चाह रही है कि बाकी मुद्दे से लोग भटक जाएं। जो महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी जो अपने देश में चल रही है, जो जीडीपी हम लोग का गिरता जा रहा है और जो क्या नाम है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया एकदम नीचे गिरता हुआ जा रहा है, तो समझिए इंटरनेशनल में भी हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। ये डंका डंका बजाने की जो बात करते थे, आज देखिए हमारा डंका कहाँ बज रहा है। अगर देश विदेश में जाते हैं तो ये भारत में तो रहेंगे तो राम की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, और विदेशों में जाएंगे तो बुद्ध की बात करते हैं। मेरा देश शांति प्रिय देश है और शांति प्रिय देश है, पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राम मस्जिद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे लड़ाने का जो भाजपा सरकार काम कर रही है ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसको अब जनता मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। 27 में तो यूपी से बाहर करेगी और अगला जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें इनको भारत से बाहर करेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश चंद्र सिंघम, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता। हाँ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश पासवान है और मैं जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर में विधि व्यवसाय करता हूँ। आए दिनों, पिछले दिनों आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया गोरखपुर विश्वविद्यालय में। अब उसका विरोध करने वाले अगला पक्ष आया और उन्होंने कहा कि जाति सूचक शब्दों से कई नारे लगाए गए हैं जिनका उन्होंने शिकायत की और विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हम पहचान करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम तो पहले 6 महीने पहले से कह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन जांच करे भाई। कितने लोग बाहरी हैं जो विश्वविद्यालय में आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आप देख लेंगे हमारा जो प्रदर्शन था उसमें जितने भी छात्र शामिल थे सभी लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं। उसके बाद इसके प्रतिक्रिया में जितने उनका आरोप है कि अलग अलग पार्टियों से लोग आकर के और इसे राजनीतिक रूप दिए। ये देखिए सभी सर्वदलीय छात्र नेताओं का प्रदर्शन था। इसमें SC ST OBC जितने भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं जो छात्र राजनीति में अपना समय दिए वो सब लोग आए थे। इनके मान सम्मान स्वाभिमान का मामला था तो स्वतः चल करके आए थे। इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वामपंथ की कब्र खुदेगी DDU की धरती पर, क्या कहेंगे? वामपंथ की कब्र खुदेगी DDU की धरती पर बोलने वाले पहले तो कम्युनिज्म को पढ़ लें और मुझे लगता है इस पर प्रतिक्रिया जो वामपंथी है वही देगा। हम वामपंथी नहीं, हम आपको क्लियर कर रहे हैं, हम प्योर अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी पे काम करने वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं। तो ये जो बीच का जो लड़ाई है वामपंथ और दक्षिण पंथ में, वो लोग अपना समझे। मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मुझे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। लेकिन अगर वो लोग इस तरह का नारा लगा रहे हैं तो आपत्तिजनक नारा है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करूंगा जितने लोगों ने इस तरह की नारे लगाए उनके खिलाफ एक्शन ले। हम लोग खुद उनके साथ। ये राजनीति में छात्र बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? क्योंकि देख रहे हैं दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। उधर के पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों से नारे लगाए और कई पार्टियों के लोग आकर के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप लोगों का क्या कहना है आरोप? देखिए पहली बात तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जातिगत नारे लगे। आप ये बताइए, अगर आप सामाजिक सोशल स्टेटस पे बात करिए, आके एक शेड्यूल कास्ट के किसी एक कम्युनिटी के एक लड़के को लेते हैं, चलिए हम जाटों को ले लेते हैं, चमार बिरादरी, और एक अपर कास्ट से किसी एक ब्राह्मण लड़के को ही लेते हैं। दोनों को सामाजिक रूप से ब्राह्मण कह के बुलाएंगे, उसमें उसका अपमान है कि चमार कह के बुलाएंगे, किसमें किसका अपमान है आप तय करिए। वो लोग बस कह रहे हैं इस देश में SC ST एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नहीं OBC एक्ट की आवश्यकता पड़ी, क्यों नहीं अपर कास्ट एक्ट की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे का जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो ये है कि इस देश में SC ST के साथ जातिगत उत्पीड़न हुए हैं, सामाजिक रूप से अत्याचार किए गए हैं, इनको सामाजिक व्यवस्था से बहिष्कृत किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था इन जैसी जितनी भी जातियां जो सामाजिक
की मुख्य धारा से कटी हुई हो, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है तो कुछ विशेष प्रावधान करना होगा, तब जाकर के SC/ST एक्ट जैसा कोई विशेष प्रावधान हमारे बीच में आया। अगर हमारे साथ अत्याचार नहीं हुआ होता तो नहीं आता। और ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप समतावादी हैं, आप भेदभाव का व्यवहार नहीं करते, तो आप क्यों घबरा रहे हैं इससे? देखिए, 90% लीडरशिप पोजीशन इन इंडियन मीडिया ऑक्यूपाइड बाय अपर कास्ट, ये हिंदू का रिपोर्ट है, ये नवंबर 2022 का लिखते हैं। और देखिए विश्वविद्यालयों का मैं क्या कंडीशन है मैं दिखाता हूँ। यूपी के विश्वविद्यालयों में सवर्ण कुलपतियों का बोलबाला 90%, देखिए सवर्ण है हर जगह। ये तो सरकार ने ही डेटा दिया हाँ, था ठीक कि है। 45 में से 38 कुलपति आप हैं सुनिए, जनरल ये जो लोग कैटेगरी। सबसे बड़ा जो अपर कास्ट के लोग प्रदर्शन में विरोध का ग्राउंड ढूंढे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें जो मेंबर होंगे 10 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें SC/ST OBC रहेंगे, जनरल वाले नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी आपत्ति तो उनकी वही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। चलिए 1-2% SC/ST तो आ ही गए, OBC का तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नगण्य के बराबर रिप्रेजेंटेशन है, वो लोग कहाँ से उस कमेटी में आएंगे? और तुमको डरने की क्या जरूरत है? इंडिया का पूरा डाटा कलेक्ट करो, जितने भी वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, सबके सब 90% सवर्ण हैं। और जब भी एक कमेटी बनेगी उसका जो हेड होगा वो इसी तरह का कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा, या तो डीन होगा, या तो प्रॉक्टर होगा, या तो VC होगा। इन जिम्मेदार पदों पे तो सब आपके लोग बैठे हैं भाई, तो आप डर क्यों रहे हैं? इसका मतलब आपके अंदर वो विचारधारा आज भी जिंदा है। आप नहीं चाहते हैं कि समता, समानता, भाईचारा और बंधुत्व को स्थापित किया जाए, इसीलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं। अगर वाकई में आप मानववादी हैं, समतावादी हैं, विज्ञानवादी, संविधानवादी हैं, तो आप भी हमारे साथ आंदोलन में आकर के इसको लागू कराने के लिए प्रदर्शन करते हैं। पहली चीजें भी जानिए क्यों आया है। जनवरी के पहले सप्ताह में UGC ने रिपोर्ट जारी किया। UGC तो हमारी संस्था है नहीं, सरकारी संस्था। वो जारी करके कहती है कि भारत के शिक्षण संस्थाओं में SC/ST OBC के साथ जातिगत उत्पीड़न के मामलों में 118% की बढ़ोतरी हुई है, ये UGC कहती है। और दूसरा डाटा आप उठाइए, भारत में आज तक जितने भी NFS हुए हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, आप PhD करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देकर के उसे क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको NFS लगा दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल करके बाहर कर दिया जाता है। अब मीडिया के साथ ही मैं आप ही से कहता हूँ, निवेदन है, आप डाटा तैयार करिए। क्या आज तक कभी इस देश में किसी सवर्ण को NFS किया गया है? नहीं किया गया। आज तक जितने भी लोगों को NFS किया गया वो सब के सब बहुजन समाज के लोग हैं, SC/ST OBC के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल आया है। और दूसरी चीज, जितने भी संस्थानिक हत्याएं हुई हैं, चाहे रोहित वेमुला का हो, डॉक्टर पायल तड़वी का हो, दर्शन सोलंकी का हो, मुजीब का हो, ऐसे लाखों संस्थानिक हत्याएं रोज विश्वविद्यालय में हो रही है। हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रियंका भारती का हुआ, ऐसे रोज संस्थानिक हत्या हो रही है। जब इनमें आप उनकी जाति पता करेंगे तो सब के सब SC/ST OBC के लोग हैं, इसलिए इस बिल की आवश्यकता। अभी तक प्रधानमंत्री हिंदू नेता के तौर पर इस देश में दिखाई देते थे, सम्राट के तौर पर उनको देखा जाता था, लेकिन UGC वाला मुद्दा आते ही उनकी भी कब्र खोद दी गई। ऐसे आपत्तिजनक नारे सोशल मीडिया पर देखे गए और उनको जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया। इस राजनीति को आप कैसे? मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा प्रशासन से कि जो लोग भी देश के इतने बड़े पद पर, जो संवैधानिक पद पर हैं, बैठे, उनके खिलाफ अगर इस तरह का नारा लग रहा है तो बेहद बेहद समझ लीजिए निंदनीय। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और ये बहुत अच्छा इस प्रोस्पेक्टिव से हुआ है कि देखिए, इंडियन कास्ट सिस्टम का जब आप स्टडी करेंगे तो यहाँ 4 प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा कौन है? शूद्र। और हम तो अनटचेबल में थे भाई, हम तो इस वर्ण व्यवस्था में भी नहीं आते थे। तो हम ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, तो हम कौन है? शूद्र। और इस बिल ने OBC कम्युनिटी को ये रियलाइज करा दिया है कि एट द एंड तुम हो शूद्र, और जब भी कास्ट सिस्टम हावी होगा तो तुमको व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिलेगी। उनका कहना ये है, अगले पक्ष का, कि आपने SC/ST OBC कमेटी को एक साथ कर दिया, पहले से ही आपने तय कर दिया कि जनरल क्लास के लोग ही अपराधी और आरोपी हो सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात उठाई। ये रेगुलेशन है, ये कोई एक्ट नहीं है। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, अगर इसमें कोई मान लीजिए दोषी भी पाता है, उसको जेल और नहीं भेजा जाएगा, उसको फांसी नहीं दिया जाएगा। जैसे देखिए, जो एकेडमिक्स में जो रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, उसमें मान लीजिए अगर मैं किसी छात्र के साथ भेदभाव करता हूँ और मैं उसका दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, 2-3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान है, ठीक है। तो अब मैंने कहा ना कि आया ही क्यों,
जितने भी सांस्थानिक हत्याएं हुई हैं सब SC ST OBC की हुई हैं, जितने भी NFS हुए हैं सब SC ST OBC के लोग हैं। तो ये UGC भी समझ रहा है, सरकार भी समझ रही है कि विश्वविद्यालय में बहुजन समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और आप लोग तो ऑलरेडी 90% वहाँ कब्जा करके बैठे हैं, तो आपको किस तरह का प्रिविलेज चाहिए भाई? आप तो ऐसे प्रिविलेज लेके पैदा होते हैं। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कोर्ट इस पे स्टे लगा देती है, अस्थायी स्टे लगाया है कोर्ट ने और कहा है कि ये जो नियम बनाए गए हैं यूजीसी की तरफ से ये अस्पष्ट है, विभाजनकारी सिद्ध होते हैं। जाति विहीन समाज में हमने आजादी से लेकर अब तक जो प्रगति की है, ये समाज में ऐसे रूल और रेगुलेशन विभाजनकारी सिद्ध होंगे। शैल बी प्रिज्यूम, मतलब देखिए ये प्रिज्यूम किया जा रहा है, होंगे, है नहीं है तब कर पाते आप जब वो लागू होता है, उसमें मामले रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी शिकायत जाती, शिकायत का जांच होता है, उसमें पता चलता कितना गलत है कितना सही, तब कह सकते थे ना कि ये विभाजनकारी है। आप कह रहे हैं होंगे, यानी भविष्य की संभावनाओं पर आप निर्णय दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है भाई? पहली चीज, आप इसका विरोध मीडिया में बहुजनों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और 2 जजों की बेंच ने इस पे फैसला दिया, दोनों ब्राह्मण है। तो देखिए जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं उस फैसला को कैसे ये मान के चलूं को राजनीति से प्रेरित नहीं है? जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो लोग हमारे मुद्दे की बात कहाँ कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, जब मेरा बस साफ साफ ये कहना है, क्योंकि मैं भी विधि व्यवसाय हूँ, एट दी एंड मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करूंगा, और कर भी रहे हैं। देश के लोग संवैधानिक दायरे में रह के प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक सबसे र्यूमर फैलाया जा रहा है कि रोक नहीं, बस स्टे उसके प्रोसीजर पे लगा है। एक चीज क्लियर करता हूं मैं आपको, नहीं 2012 वाले नियम है वो प्रभावी रहेंगे, ये अस्थायी स्टे लगा है। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये कहा है कि ये जो बिल तैयार किया गया, इसमें 2 ग्राउंड मेन लिया गया। पहला कि अस्पष्ट है, और दूसरा इसके मिसयूज की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। संभावनाएं हैं, यूज नहीं हुई है भाई। पहले तो आप यूज उसको लागू तो होने दीजिए, तब मैं किसी पे अगर एलिगेशन लगाऊंगा, मैं एलिगेशन लगा दिया, कोई बेचारा फंस गया निर्दोष आदमी, उसके बाद कमेटी उसको लगेगा ना कि गलत है, तो फिर शिकायत करेगा, कमेटी मेरे ऊपर जांच बैठागी। अगर कमेटी सही सिद्ध कर देगी कि हाँ मैंने उस पर गलत आरोप लगाया था, तब ना आप इसको कहेंगे कि ये बिल है वाकई में इसमें बहुत मिसयूज किया जा रहा है। अभी तो कोई मामले ही नहीं रजिस्टर्ड हुए, आप कैसे कह सकते हैं कि इसका मिसयूज ही होगा? और दुनिया का कौन ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता? आप मुझे बताइए। IPC पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, इसमें किसके भी बहुत सारे मिसयूज है। हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, मैं जानता हूँ। SC ST एक्ट पर भी एलिगेशन लगता है कि इसका भी बहुत मिसयूज है। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न 498, जैसे कोई महिला उसके पति से नहीं बनी, कोर्ट में मुकदमा करेगी, तो केवल पति को ही नहीं, माँ बाप भाई बहन जितने घर के मेंबर है सबको मुकदमा ठोकेगी। इसका मिसयूज हो रहा है ना। कोर्ट पे एक तरीके से आप ये इशारा कर रहे हैं कि एक दबाव बनाने का भी कोशिश की गई, और पूरे देश मैं में पूरी तरीके से कह रहा हूं कि ये राजनीति से प्रेरित निर्णय है। इसमें बहुजनों को अभी शांत होने की जरूरत नहीं है। अभी इसका अगला हियरिंग जो 19 मार्च को है, 19 मार्च से पहले इस देश का बहुजन सड़कों पे होगा, और यकीन मानिए UGC लागू होकर रहेगा। ये बताइए, आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं और आप कानून के बारे में आपको जानकारी भी है, क्या ऐसा होता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामला जाए और पहले ही दिन उस पर स्टे लगा दिया जाए, एक तरह से नोटिस का जवाब भी ना आए? ऐसा होता है क्या अमूमन हर मामले में? हर मामले में नहीं होगा। अगर वो मामला उनके पर्सनल इंटरेस्ट का होगा, पर्सनल इंटरेस्ट इन द सेंस जब उनकी कम्युनिटी की बात होगी, अपर कास्ट की बात होगी, तब तो होता है ना, तुरंत याचिका दाखिल होती है, अगले दिन पेशी होती है, सुनवाई होकर फैसला जाता है। मैं तब मानता वो लोग एकदम बायस होकर काम नहीं कर रहे हैं, जब इसी सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंड कर रहा है, वो जो है OBC आरक्षण है। SC ST OBC की जब बात आएगी, तब इनका काम सही से नहीं होगा और डेट पर डेट लगेगा। लेकिन जहां अपर कास्ट का हित प्रभावित होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला दिया। अगला सवाल, आप जैसे आप देखते हैं कि सर UGC ने ये नियम बनाकर UGC चुप हो गई। सरकार के बिना समर्थन के तो ये नियम बने नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के अंदर UGC आता है। आप ये बताइए कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट परिसर में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्या सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आपको विरोध नहीं करना है? एक तरफ तो सरकार ऐसे नियम का समर्थन करती है बाहर, लेकिन कोर्ट के परिसर में उसका विरोध नहीं किया जाता है कि आप स्टे मत लगाइए। सरकार के उस प्रोसीजर की हियरिंग को सुनेंगे तो वो जो सरकार की तरफ से वकील साहब थे, उन्होंने ऐसा बोला है कि मेरे पक्ष को सुना ही नहीं, उन्होंने बोला है। और दूसरी बात, उस सरकार के वकील हैं,
और चूंकि मैं बहुत ज्यादा इस पर, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। देखिए मैं ये मुझसे बहुत ऊपर का मामला है, जब तक मैं इस पर पूरा जान नहीं लूंगा मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे पता नहीं है कि उनको सरकार के द्वारा दबाव था कि या फिर क्या था, क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया, उनका कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकता, ये तो खुद ही बताएंगे, या तो बाद में आपको भी पता चलेगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। फिलहाल उन्होंने क्यों नहीं बोला, केवल सिर्फ जैसे अमूमन कई मामलों में होते हैं, हमने ईडी केस में देखा, और अलग अलग मामलों में अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल रहते हैं, चाहे एसजी रहते हैं, वो सरकार का पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि इस मामले को स्टे न लगाया जाए, कम से कम हमारे पक्ष को सुन तो लिया जाए, लेकिन वो पक्ष नहीं कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं सुनने लायक है, नहीं सुना। अभी मैं पुनः कह रहा हूँ, वापस नहीं हुआ है, रोक लगा प्रोसीजर पर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा इस पर और अपना स्थिति स्पष्ट रुख करिए और इसको और डीपली एक्सप्लेन आगे अगर ड्राफ्ट बनता है तो कैसे, अगर ड्राफ्ट दबाव में आकर बनता है, कोई इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए अगर ये लागू नहीं हुआ तो पूरा बहुजन सड़कों पे होगा। आप ये जान लीजिए 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था SC ST एक्ट के लिए, उसी तरीके का आंदोलन होगा। उस समय तो केवल SC ST के लोग उतरे थे और उसमें भी 80 में केवल स्पेशली चमार बिरादरी के लोग उतरे थे। इस बार जो है SC ST OBC सब सड़कों पे आ गया है और यकीन मानिए अगर ये लागू नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। एक तरीके से ये जमीन पे दिख रहा है कि छात्र भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वही मामला अगर नेताओं की बात की जाए तो कोई भी नेता स्पष्ट रूप से 90 तुले शब्दों से इस पर बयान दे रहा है, बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए इस मुद्दे पर वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबसे तार्किक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, अब बकायदा रिसर्च के साथ किसी नेता ने अपना पक्ष रखा है तो एकमात्र नेता है भाई चंद्रशेखर आजाद। मैं गर्व करता हूं कि मैं उनका सिपाही हूं। सबसे उन्होंने खुल के अपनी बात रखी, क्लियर स्टैंड इस मामले पर किसी नेता का रहा है तो चंद्रशेखर आजाद साहब का रहा है। और वहीं अखिलेश यादव जी जो PDA के जननायक बनते हैं, उनका मिला जुला प्रतिक्रिया है। इवन बहन जी जो है उनका भी जो प्रतिक्रिया है वो मिला जुला है। वो लोग ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अपने प्रतिक्रिया से वो इधर है। ये नेता दलित राजनीति को बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि दलित उत्थान हमारा कर्तव्य है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन ये कहाँ दिख रहा है? समाजवाद, बहुजनवाद, संविधानवाद वर्तमान समय में और परिप्रेक्ष्य में कोई नेता सबसे तगड़े से उस पर काम कर रहा है तो चंद्रशेखर आजाद साहब कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं जितने भी बहुजनों के मुद्दे हो, वो चाहे कास्ट सेंसस हो, रिजर्वेशन हो, या इवन ये भी UGC बिल का ही मामला हो, आप खुद देखिए सबसे स्पष्ट स्टैंड किसी का है तो चंद्रशेखर आजाद का है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे यहाँ पर संत रविदास जी की जयंती पर 649वीं जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया था और तमाम छात्र थे, हमारे साथ बातचीत उन्होंने किया। अब संत रविदास जी का ही एक पंक्तियां हैं, हम आपको सुनाना चाहेंगे कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मानुष ना बन सके जब तक जाति न जात। तो आप देखेंगे UGC का मुद्दा पूरे देश में भूचाल एक तरह से मचा हुआ है। छात्र 2 धड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम कैमरे के माध्यम से ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नेता चुप है इस मामले पे, तो छात्र जमीन पर आंदोलन करके कैसे उस उद्देश्य को हासिल करेंगे। फिलहाल हम और लोगों से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि इस मुद्दे को लेकर और लोग क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन वकील के साथ आतिश कुमार, बेधड़क खबर।